हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि जितनी भी सीरीज मैं करा रहा हूँ सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहता है कि डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। कह रहे किसके उपयोग से? प्रासंगिक पाठ्यक्रम के उपयोग से कमी होने की संभावना होती है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के उपयोग से कमी होने की, सामाजिक सहयोग से वृद्धि होने की, या सामाजिक बहिष्कार से सुधार होने की। ठीक है, देखो अगर आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है सपोज़ कीजिए, तब भी आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, ये देखिए। अगर मैंने पहला वाला ऑप्शन को चुना तो प्रासंगिक पाठ्यक्रम के उपयोग से विद्यार्थी की उपलब्धि में कमी होने की संभावना होती है। तो कमी तो वैसी भी नहीं होगी, देखो कमी इसमें भी नहीं होगी। अब या तो वृद्धि होगी या सुधार होगा। तो ऑप्शन या तो ये होगा या हमारा ये होगा। सामाजिक का बहिष्कार नहीं करना है, क्योंकि वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो है समाज से जुड़कर सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया उन्होंने दिया था ना, अपना क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। कैसे हो जाएगा? देखो, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होती है। समाज के बिना बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। ये तो वाइगोस्की भी कहते हैं कि समाज के बिना बालकों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक सहयोग से बालक केवल कौशल क्षमता ही प्राप्त नहीं करता, अपितु इसके माध्यम से विभिन्न गुणों जैसे कि आत्मनिर्भरता हो गई, परस्पर सहयोग हो गया, परोपकार एवं नैतिकता आदि का भी विकास होता है उससे। ठीक है, तो आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? कह रहा है बढ़ावा नहीं दिया गया है। कहता है उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा एवं निजी शिक्षक या अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। ठीक है, देखो नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार उपयुक्त इमारती ढांचा ये भी कहा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक ये भी कहा गया है, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं ये भी कहा गया है, लेकिन आपका अनिवार्य विशेष शिक्षा ये नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा, अच्छा नई शिक्षा पॉलिसी आई कब है? भारत सरकार द्वारा कब? 29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया। ये तो पता ही है ना किसके स्थान पर आई है, ये 1986 के स्थान पर आई है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम फिलहाल इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया से संबंधित है। काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चन ले चुका हूँ, आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा। कहता है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे कठिनाई से जुड़ा हुआ होता है? तो डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ होता है? पढ़ने से संबंधित जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पढ़ने से संबंधित जुड़ा होता है। जैसे कैसे? जैसे कि आपका SAW सा और WAS वास, इसमें अंतर नहीं कर पाता वो, है ना। B और D में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? ठीक है, तो मौलिकता का मतलब होता है कुछ नया करना, सृजनात्मकता वाला, है ना। कुछ नया करना, कुछ नया चीज़ का विकास करना, कुछ नई चीज़ बनाना, ये सब क्या होता है? मौलिकता के अंतर्गत आता जाता है। कहता है वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं वे मौलिकता का गुण का निर्माण करते हैं। ये बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, या वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बालक में मौलिकता के गुण विकास उसके सृजनशीलता के गुण के होना आवश्यक होता है, प्रतिभाशाली का होना आवश्यक नहीं है। बालक की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं रखती है, न ही बालक का विकास प्रक्रिया को बालक की आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। ठीक है, फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज में नहीं डालना मुझे, आपका हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। जब तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है आपको, यानी कि जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तब क्या करते हैं, तो किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है? तो सिंपल सा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जांच में कम समय लगता है, जबकि निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न तथा अतिलघु जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है? अधिक समय लगता है ना। इसलिए हम कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे? वस्तुनिष्ठ वाला लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
ये आपका कोहल वर्ग से क्वेश्चन कहता है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो कहता है कि कोहल वर्ग के, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। देखो, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसमें क्या होता है कि पिताजी कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, और बच्चा कहता है कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है। सामाजिक अनुबंध का मतलब क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था विन्यास का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपना अपना हित देखना। क्या, अपना अपना हित देखना, यानी कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा, तुम मुझे खिलौने दो तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दूंगा, यानी कि मैं अपना अपना हित देखना। चोर चोर मौसे भाई, यानी कि तू चोरी कर मैं चोरी करूँ, तू मेरी मत करना मैं तेरी मत करना। तो ये वाले ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अब सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास क्या कहता है, यानी कि इसमें मतलब इसका मतलब होता है परोपकार। परोपकार यहाँ पे क्या है, नियम कानून की व्यवस्था के बगैर, मतलब ये सोचे बगैर हमें परोपकार करना, यानी कि मैं तो भूखा रह लूँगा लेकिन सामने वालों को भूखा रहने नहीं दूंगा, भले ही सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित की जाती है। जैसे कि भले ही नियम कानून टूट रहे हैं लेकिन मैं सामने वालों को भूखा रहने नहीं दूंगा, यानी कि स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत, है ना, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं सर। निम्नलिखित में से इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। मैंने बताया जब भी नहीं वाला ऑप्शन आए आप सर्कल कर लीजिए उस पर, ठीक है, या स्क्वायर या जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है, तो कहता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, जिसके मुख्य उद्देश्य बच्चों के पढ़ने वाले दबाव को कम करना, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना एवं छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, है ना, पास फेल नहीं करना। जैसे कि अंकों में क्या होता था कि इतने में फेल हो गया, अब इसमें बच्चा फेल नहीं होगा। जबकि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन सा, बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। आपको लगता होगा सर ये ऑप्शन ठीक है, नहीं, रुचि के अनुसार पढ़ाना ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन छूट देना, सपोज़ करो आज बच्चे की रुचि है कि सर आज स्कूल बंद कर दीजिए, अच्छा छुट्टी कर दीजिए, आज ना हम घर पे बैठेंगे, आप भी लोग अपने घर पे बैठें, तो उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाओगे। आज क्या होगा, दूसरे दिन वो फिर बोलेगा कि सर आज आप अपने घर जाओ, आज हम स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उसकी रुचि तो ये भी हो सकती है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों की प्रवणता का निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, ग्रेडो नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ग्रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड होगा। निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कहता है कि एक 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। वो अंतर नहीं कर पा रही है, यानी कि पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। कह रहा है वे प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वे प्रतीकों का उपयोग नहीं कर सकती, या वे नकल नहीं कर सकती। देखो, पियाजे की एक अवस्था है, एक है आपका अविलोमीयता, जिसे हम अपलटावीपन, अनुक्रमणशीलता या अप्रतिवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है संरक्षण का अभाव। संरक्षण अभाव क्या कहता है, बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति भूल जाते हैं। जैसे ये एक बूंद है, बूंद से कमल का फूल बना देने पर बच्चे क्या करते हैं, बूंद को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका संरक्षण का अभाव है। और लेकिन अगर वो बूंद को नहीं बोलते हैं तो इसे हम संरक्षण बोलते हैं। इसी तरीके से अविलोमीयता होता है, बच्चे किसी बिंदु से आगे चले जाने के बाद लौट के वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे टी को वो वाव, जैसे मैंने टी था, ये टी को मैंने वाव बना दिया तो बच्चे टी को भूल जाएंगे। ये क्या होता है, अविलोमीयता। विलोमीयता क्या कहते हैं, जब टी को वाव बनाने पर भी टी बच्चों को नज़र आता रहे, यानी कि उसको महसूस हो, या यानी कि उसे इल्म रहे इस चीज़ का कि हाँ टी है, तो ये विलोमीयता कहलाता है। फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या होगा, वे प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी कि वो ये सोच नहीं रख सकती है कि जब पानी को
लंबे और संकीर्ण गिलास में चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो वो पानी की मात्रा समान रहती है। ये वो क्या है, प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी कि उसे ये नहीं पता कि वॉल्यूम तो बराबर ही है ना, चाहे उसे पतली चीज़ में रखो चाहे उसे चौड़ी चीज़ में रखो, यानी कि प्रतिवर्ती सोच नहीं रख सकती है, मान ली कि बदल जाने के बाद वो वापस लौट कर नहीं आ पा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कहता है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए जानना महत्वपूर्ण है। यानी कि आप एक टीचर हैं और आप एक नया विषय पढ़ा रहे हैं या एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है जानना बच्चों के लिए। कहता है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, बिल्कुल इसका इल्म करेंगे आप कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, क्या पढ़ कर आए हैं, सामान्य भ्रांतियाँ उनकी क्या भ्रांतियाँ हैं, है ना, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएँ, है ना, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। बिल्कुल ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, है ना, किस शैली से पढ़ना चाह रहे हैं, इस तरीके से ये ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं कि और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है, विलंबित नकल, आत्मकेंद्रीयता या अधिसंज्ञान या अति औचित्य। देखो, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे दिया उसने। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है कि विचार कर रहा है कि कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है, यानी कि तो इस क्रम में वे अधिसंज्ञान क्या कर रहा है, अधिसंज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है, संज्ञान के बारे में संज्ञान, यानी कि सोच के बारे में सोच और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता विकसित कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।